सो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो है, चलिए फर्स्ट टॉपिक देखते हैं। एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया हमें मिल चुका है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। बेसिकली मॉर्फोलॉजिकल का मतलब क्या है कि वो कैसा शेप है, उसका कैसा स्ट्रक्चर है, वो कैसा दिखता है, वो हमें दिखना है। और कैसे इसका स्टेफाइलोकोकस ऑरियस नाम पड़ा, ये हम लोग देखेंगे। तो स्टेफाइली का मतलब होता है, ये ग्रीक वर्ड से आया है स्टेफाइली, जिसका मतलब होता है बंच और ग्रैप्स। जो मैं फर्स्ट से ही आपको बता रही हूँ कि स्टेफाइलो लगा है मीन्स कि ये ग्रैप्स लाइक का होगा, बंच में इस तरह से गोल गोल ये दिखेगा। सो ये स्टेफाइली क्यों नाम है, क्योंकि ये बंच ऑफ ग्रैप्स जैसा होता है। ऑरियस क्यों नाम है इसका, तो ऑरियस आप देखोगे तो इसका मतलब होता है गोल्डन कलर। तो अगार में जब आप इसका कॉलोनी बनाते हो, कल्चर करवाते हो, तो वहाँ पे ये गोल्डन कलर शो करता है। आपको आगे डायग्नोसिस में भी बताऊंगी। तो वहाँ से ऑरियस इसका नाम हो गया। साथ ही साथ कुछ और बातें आप ध्यान रख लेना। ये नॉन मोटाइल होता है, जैसे बैक्टीरिया मूवमेंट करते हैं ना, तो ये नॉन मोटाइल होता है, ये मूवमेंट नहीं कर सकता है। इसका डायमीटर भी आपको जानना होगा, क्योंकि आप मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक जान रहे हो तो याद रख सकते हो, तो रख लेना, नॉर्मल सी बात है। 0.5 से 1.5 म्यूएम होता है, याद ही आपको करना पड़ेगा। ग्रोथ एट, और ये ग्रोथ कितने टेम्परेचर पे, क्योंकि देख सकते हो आप यूनिट 2 में, इसीलिए मैं आपको बोल रही थी बार बार कि आप यूनिट 2 देख लेना। टेम्परेचर जब आपको मैं पढ़ाई थी, कुछ थर्मोफिलिक होते हैं, कुछ साइक्रोफिलिक होते हैं, वहाँ पे हम लोग डिस्कस किए थे कि कई बैक्टीरिया के लिए मतलब उनको स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है, पीएच चाहिए होता है, तब वो ग्रोथ करता है। तो ये कितने टेम्परेचर पे ग्रोथ करेगा, तो 18 से 38 डिग्री सेल्सियस। और वहाँ ही मैं आपको बताई थी ऐसे टाइप के बैक्टीरिया मीजोफिलिक होते हैं। मीजोफिलिक जितने ही बैक्टीरिया हैं, आपको ये समझ में आ रहा होगा इतना ही। तो इसी के बीच में तो हमारा बॉडी का भी टेम्परेचर होता है, मीन्स कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर पे ये सर्वाइव करेगा। और जो सर्वाइव कर लेगा तो हमारा बॉडी तो इसके लिए अच्छा इन्वायरमेंट मिल गया। तो यहाँ से भी आपको समझ में आ रही है कि ये जो बैक्टीरिया है ये डिजीज कॉज करेगा, क्योंकि हमारे बॉडी में आराम से जिंदा रह सकता है, और जाएगा तो ये डिजीज तो कॉज करेगा। सो ये नॉर्मल सी कॉन्सेप्ट कैरेक्टरिस्टिक से भी हमें पता चल रही है। साथ ही साथ जो पहले से हम लोग पढ़ के आए कि कोआगुलेज टेस्ट, उसी से तो हम लोग निकाल के आए हैं, और एक कैटालेज जो था, ये दोनों तरह कैटालेज टेस्ट भी पॉजिटिव है, क्योंकि स्टेफाइलो में आ रहा है, और साथ ही साथ कोआगुलेज टेस्ट भी पॉजिटिव है। तो दोनों टेस्ट पॉजिटिव दिखाते हैं। ये बेसिकली कॉम्पिटिटिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप ध्यान रख सकते हो, आपसे यूनिवर्सिटी में तो कभी नहीं पूछेगा। अब इस जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है उसका देख लेते हैं कि सोर्स एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। इस टॉपिक दोनों को समझने के लिए सबसे पहले आप एक नॉर्मल सा बेसिक याद करो। जब हम लोग चैन ऑफ इन्फेक्शन पढ़े थे, तो उसमें सबसे पहले एजेंट आता है, फिर रिजर्वायर आता है। रिजर्वायर को ही सोर्स भी बोलते हैं, जहाँ पे बैक्टीरिया आके ठिकाना लेगा, रुकेगा। इसके बाद पोर्टल ऑफ एग्जिट आता है, फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन आता है, फिर पोर्टल ऑफ एंट्री, फिर बेसिकली होस्ट आता है। सबके बारे में हम लोग जानेंगे चैप्टर ही ऐसा। सो हमें सिर्फ दो ही के बारे में जानना है। सोर्स जो रिजर्वायर था, मीन्स जहाँ पे बैक्टीरिया ग्रोथ करेगा, और फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन जानेंगे। तो ये टॉपिक, ये चीज़ें भी आपको क्लियर होना चाहिए। सो सोर्स कहाँ ये पाया जाता है, क्या सोर्स है, कहाँ रिजर्वायर रहेगा, तो फाउंड इन नाजोफेरिंग स्किन एंड हेयर मोर देन 50% ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल। ये क्या बात बोल दिया, मीन्स कि आपकी भी जो नाजोफेरिंग्स है, या फिर जो नॉर्मल स्किन है, या फिर हेयर है, वहाँ पे ये बैक्टीरिया पाया जा सकता है। मीन्स कि नॉर्मल फ्लोरा पे जो बैक्टीरिया होते हैं ऐसे ये हार्मफुल नहीं होता, बस रहता है। लेकिन जैसे ही आपका अगर इम्यूनिटी वीक हुआ तो ये डिजीज कॉज कर सकता है। सो क्या बोल रहा है, अब एक इससे भी क्वेश्चन हमारे यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ है कि ऐसे पूछा हुआ, आप पीडीएफ में जाके देख सकते हो। नॉर्मल फ्लोरा पे पाए जाने 2 बैक्टीरिया का आप नाम बताओ जो डिजीज कॉज करते हैं। तो वो आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन से, जैसे कि आप वहाँ पे आप स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के बारे में लिख सकते हो। तो अगर चीज़ें बेसिक नहीं क्लियर होगी तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। तो आप ध्यान रख लेना कि ये नॉर्मल फ्लोरा पे नॉर्मली हेल्दी इंडिविजुअल, सब में नहीं पाया जाएगा, 50% जो इंडिविजुअल है उसमें पाया जाता है। तो ऐसे डेंजरस नहीं होता, लेकिन डेंजरस कब बन जाता है, जब सिक अलाइंग दस कॉजिंग नोजोकॉमियल इन्फेक्शन। मीन्स क्या बोल रहा है कि नोजोकॉमियल इन्फेक्शन आप पढ़े हो ना, नर्सिंग फाउंडेशन में मैं खुद आपको पढ़ाई हूँ, अभी आप एग्जाम दे के आए हो। तो नोजोकॉमियल इन्फेक्शन में क्या था कि हॉस्पिटल में जाने की वजह से 48 आवर के बाद अगर डिजीज कॉज हो रही है, तो ऐसा क्यों, कब इंसान हॉस्पिटल में जाता है, जब
उसकी जो कंडीशन है वो ख़राब होती है, इम्यूनिटी ऐसे ही डिजीज कंडीशन से उसकी इम्यूनिटी वीक होती है। तो उन पर्सन में इन नॉर्मल बैक्टीरिया जो कि दूसरा हम लोग जैसे इम्यूनिटी जिसका अच्छा उसको तो डिजीज कॉज नहीं कर सकता था, लेकिन क्योंकि जो वही लोग हॉस्पिटल में जाते हैं जो जिनकी तबीयत ख़राब होती है, इम्यूनिटी ऐसे ही वीक होती है, तो वो उनके लिए डेंजरस हो जाता है, उनके अंदर हॉस्पिटल एक्वायर्ड नोजोकोमियल इन्फेक्शन कॉज करवाता है। तो ये भी आप ध्यान रख लेना। तो आखिर पोर्टल ऑफ एंट्री कहाँ से आ रहा है? तो इंजेक्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटेड फूड लीडिंग फूड पॉइजनिंग। ध्यान रख लेना आप कि अगर फूड ऐसे हर एक फूड नहीं, ऐसे इन्वायरमेंट नॉर्मली इन्वायरमेंट में भी ये पाया जाएगा, नॉर्मल फ्लोरा पर इन्वायरमेंट में भी पाया जाएगा। तो जो फूड बहुत देर से पड़ा हुआ है, सुबह का खाना शाम का आप खा रहे हो, या फिर ऐसा फूड जो जिसमें स्टेफाइलोकोकस जो है उसका इंटॉक्सिकेट हो गया है उसमें है, और उस फूड को आप इंजेक्शन माउथ के थ्रू कर ले रहे हो, तो वो डिजीज कॉज करवा देगा। तो सोर्स क्या हो गया? नॉर्मल फ्लोरा पे पाया जा रहा है, स्किन पे पाया जा रहा है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो गया? इंजेक्शन आप जो माउथ के थ्रू कर रहे हो उससे ये कॉज हो जाएगा। सोर्स फूड भी बन गया जो जिसके अंदर बेसिकली वो बैक्टीरिया था। तो ये सब नॉर्मल सी चीज़ें आप ध्यान रख लेना। एक जो इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा मैं कमेंट देखी थी कि यहाँ पे हमें नहीं पढ़ना है पैथोजेनिसिटी, और आई डोंट नो कि आप एग्ज़ाम में लिखोगे कि नहीं लिखोगे, कहीं पे भी पैथोजेनिसिटी तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मे बी इसमें ये आ जाए कि डिजीज प्रोड्यूसन माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर एक चीज़ का स्पेसिफिक जो कैरेक्टरिस्टिक है या फिर जो भी उसके अंदर विरुलेंस फैक्टर हो या फिर जो भी हो इस टॉपिक के अंदर आएगा। लेकिन एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं क्योंकि पैथोजेनिसिटी नहीं लिखा है तो आप नहीं भी लिख सकते हो, या फिर आपकी मर्ज़ी, अगर लिखते हो तो अच्छी बात है क्योंकि हर एक जो बैक्टीरिया आप पढ़े उसके बारे में सब चीज़ें पता है तो अच्छी बात है, और मैं आपको पढ़ा भी दे रही हूँ। लेकिन कई जो एवरेज वाले तो चलो फिर भी ठीक है, जो एवरेज से बिलो होते हैं उनको ये चीज़ें नहीं समझ में आएगी, तो उनके लिए मैं अपना खुद का बता रही हूँ कि आप नहीं भी एग्ज़ाम में लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको हार्ड लगेगा और ये चीज़ें याद करनी होगी, और जो लिखोगे भी ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं लगाना है, बस आप एग्ज़ाम के टाइम पे ओवरव्यू कर लेना ताकि आप कुछ वहाँ पे लिख पाओ। सो ये है क्या मैं आपको इतना बताई। पैथोजेनेसिस का मतलब क्या है कि कैसे डिजीज कॉज करता है। तो यूनिट 1 में ही हम लोग देखे थे कि बैक्टीरिया के अंदर विरुलेंस फैक्टर होते हैं। विरुलेंस फैक्टर का मतलब क्या है कि उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें, डिग्री ऑफ डिजीज मतलब कि डिजीज कॉज करने की कैपेसिटी, कैसे डिजीज कॉज, जैसे कि हमारे लिए ये पेन है, तो पेन को हम लोग नॉर्मली छू रहे हैं तो हम लोगों को डिजीज कॉज नहीं कर रहा है क्योंकि इसके अंदर ऐसी कोई कैपेसिटी ही नहीं है। या फिर हम लोग फूड खाते हैं तो फूड नॉर्मली हम लोगों को डिजीज कॉज नहीं करता है क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसा टॉक्सिक चीज़ें नहीं है, फिर वो डिजीज कॉज करने की उसके अंदर एबिलिटी नहीं है। अब बैक्टीरिया में ऐसा क्या है कि डिजीज कॉज हो जा रही है, तो वो विरुलेंस फैक्टर से हमें पता चलता है। तो विरुलेंस फैक्टर मतलब क्या ऐसी चीज़ है जिससे डिजीज कॉज हो रहा है, तो उसके अंदर कुछ टॉक्सिन्स होते हैं और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम होते हैं डिजीज कॉज करवाते हैं। कौन से टॉक्सिन है? सबसे पहला आता है साइटोलाइटिक और मेम्ब्रेन डैमेज टॉक्सिक। नाम से ही समझ में आ रहा है कि मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा इस तरह के जो टॉक्सिक होते हैं। नेक्स्ट आता है इंटेरोटॉक्सिन। इंटेरो का मतलब क्या है? और स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन को मतलब क्षति पहुंचाएगा, उसको डिस्ट्रॉय करेगा। एक आता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक आता है इपिडर्मोलाइटिक टॉक्सिन। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला साइटोटॉक्सिक में कौन कौन सा आता है? अल्फा हीमोलाइसिस आता है जो कि होस्ट सेल के नेक्रोसिस करेगा। बीटा हीमोलाइसिन आएगा, डेल्टा हीमोलाइसिन आएगा, पैंटोन या फिर वैलेटिन, ल्यूकोसाइडिन। याद रखना पड़ेगा एज इट इज, आपको हीमोलाइसिन लगा है वो बेसिकली आरबीसी में, इसीलिए तो ये कोआगुलेज पॉजिटिव है, बेसिकली आरबीसी को तोड़ेगा। तो ये इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। एक आता है इंटेरोटॉक्सिन, जो फूड पॉइजनिंग होता है, वो फूड आप लेते हो तो आपके इंटेस्टाइन में जाएगा, वहाँ पे टॉक्सिक रिलीज करेगा जिसके वजह से जैसे ही मतलब कि अगर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के वजह से किसी को फूड पॉइजनिंग हो जाए तो जैसे ही वो खाना खाएगा उसका सिम्टम्स क्या आएगा कि खाना खाने के 2 से 6 आवर के बाद कंटामिनेटेड फूड इंजेक्शन के वजह से उसे नॉजिया एंड वॉमिटिंग देखने को मिलेगी स्टेफाइलोकोकस ऑरियस अगर फूड में रहा तो। एक आता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। ये क्या है कि मल्टी सिस्टम अगर डैमेज हो रहा है। एक बात आप ध्यान रख लेना, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसे आप बुक पढ़ोगे जो पूजा गुप्ता का है, उसमें आप देखोगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल से भी रिलेशन इसका दिखाता है। तो देखिए वहाँ पे क्या चीज़ें हुआ है कि एक जो टेपून होता है, जिन लोगों को पता है वो
लड़कियां बेसिकली जानती होगी कि इसके वजह से अगर वो बहुत लंबे समय तक अगर उसका यूज कर रही है लड़कियां, अगर वो हाइजीन नहीं मेंटेन करेगी तो उस टाइम पे टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जैसी कंडीशन हो जाती है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का ग्रोथ होने की चांसेस होती है, जिसकी वजह से लड़कियों में टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम उसकी वजह से कॉज होता है, क्योंकि वहाँ पे रिलेशन आ जाता है कि हाइजीन आप मेंटेन नहीं किया तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस आ गया। तो वो ये है क्या बेसिकली, ये जो कंडीशन है कि मतलब स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जब बॉडी में जाता है तो हमारा टी सेल जो है वो साइटोकाइंस रिलीज करेगा, और साइटोकाइंस तो बेसिकली बैक्टीरिया को मारने के लिए था, लेकिन हमारे बॉडी को भी हार्म पहुंचाता है, जिसके वजह से हमारे हर एक ऑर्गन पे जो है वो इफेक्ट पड़ता है, जिससे हम लोग टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम बोलते हैं, ऑर्गन डैमेज होने लगते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रख लीजिएगा। एक है एपिडर्मेटाइटिक टॉक्सिन जो कि रिस्पॉन्सिबल है SSS जो कंडीशन है उसको कॉज करवाने के लिए, स्टेफाइलोकोकल स्काल्डेड स्किन सिंड्रोम इसके वजह से कॉज होता है, इसे राइटर डिजीज भी बोलते हैं, स्किन पे आपको शो हो रहा होगा। सो इस तरह के टॉक्सिन से क्या हो रहा है ये चीज़ें हम लोग पढ़े जो कि विरुलेंस फैक्टर के अंदर आया। टॉक्सिन देखें, अब हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम देख लीजिए। तो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम में सबसे पहला कोआगुलेज एंजाइम क्या करेगा कि इवेडिंग द इम्यून रिस्पॉन्स। इवेडिंग का मतलब क्या होता है कि अवे, मतलब एसिड कोई भी चीज़ें हमारे बॉडी में जाती है तो इम्यून हमारा नेचुरल चीज़ है, हमारे पास वरदान है कि हम लोग उससे लड़ सकते हैं, लेकिन इस कोआगुलेज की वजह से इसको ये क्या होता है कि हमारे इम्यून रिस्पॉन्स से इवेडिंग मतलब भाग जाता है, बच जाता है दिस एंजाइम जो है। और साथ ही साथ ये एंजाइम और क्या काम करता है कि कन्वर्ट है यहाँ पे, कन्वर्ट फिब्रिनोजन टू फिब्रिन कॉजिंग ब्लड क्लॉट। ब्लड क्लॉट कैसे होता है, फिब्रिनोजन जो है फिब्रिन में कन्वर्ट होता है, तो फिर ये नॉर्मल से आप ब्लड क्लॉटिंग में पढ़े हो तो आपको पता होगा, आप समझ पा रहे होंगे कि ये भी काम कर देता है, ब्लड को क्लॉट करवा देता है। कैसे करवाता है, क्योंकि फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट हीमोलाइसिस देखते हैं, मीन्स कि एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम की वजह से हीमोलाइसिस की भी कंडीशन देखने को मिलती है, और आपके बॉडी में जाएगा तो आपके आरबीसी को लाइस करेगा, तोड़ेगा, डैमेज टिश्यू एंड कंट्रीब्यूटिंग इन्फ्लामेशन कॉज करवाता है। अब ठीक है, इतनी सारी चीज़ें तो आपने पढ़ लिया कि पैथोजेनिसिटी क्या होता है। अब हम लोगों को देखना है कि स्टेफाइलोकोकस जो ऑरियस है वो कौन कौन सी डिजीज कॉज कर सकता है। तो ऐसे तो हम लोग पैथोजेनिसिटी से ही समझ में आ गया, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। एक क्यूटेनियस इन्फेक्शन कॉज करवाता है, स्किन पे देखने को मिलेगी। फूड पॉइजनिंग करवाता है, जो इसके अंदर इंटेरो वाला जो टॉक्सिन था 2 से 6 घंटे के बाद आपको सिम्टम देखने को मिलेगी। साथ ही साथ नोजोकॉमियल इन्फेक्शन का ये मेन बैक्टीरिया है, क्योंकि नॉर्मल फ्लोरा पे पाया जाता है, इन्वायरमेंट में भी अगर जिसका इम्यूनिटी कम है उस पे ये अटैक कर देता है, तो नोजोकॉमियल इन्फेक्शन भी करवा सकता है। और साथ ही साथ टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, कैसे, क्योंकि ये जब बॉडी में जाता है तो हमारे टी सेल से बहुत सारे साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से मल्टी ऑर्गन फेलियर जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। तो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम आप याद रख लेना कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस मेन है, ये कॉज करवाता है। अब आप हमें डायग्नोसिस देखना है। डायग्नोसिस क्यों देख रहे हैं कि कैसे ये जो है वो डिजीज स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की वजह से ही हुआ है। तो कैसे पता चलता है डिजीज, कैसे फाइनली हम लोग जान पाते हैं, तो उसके लिए डायग्नोसिस करवाना पड़ता है। तो क्या होगा, स्पेसिमेन सबसे पहले आप ले लिए, उसका जो भी ब्लड है सैंपल आप लोगे, फिर कल्चर करवाओगे। कल्चर में एक न्यूट्रिएंट अगार पे आपको ये कल्चर वाला देखना होगा वीडियो, जो लोग देखे होंगे वहाँ पे मैं न्यूट्रिएंट अगार, ब्लड अगार, मैकंकी अगार, मिल्क अगार, कैसे वहाँ पे बैक्टीरिया का कॉलोनी बनाया जाता है, सब हम लोग डिस्कस किए हैं। तो न्यूट्रिएंट अगार में कैसा दिखेगा, गोल्डन येलो कलर का दिखेगा। और हम लोग पहले भी देखे कि ऑरियस नाम ही क्यों है, क्योंकि हम लोगों को अगार में इसका कलर जो है वो येलो दिखता है। ब्लड अगार में कैसा दिखता है, बीटा हीमोलाइसिस करेगा, ये भी मैं यूनिट 2 में पढ़ा चुकी हूँ। कई जो है अल्फा गामा हीमोलाइसिस, कई बैक्टीरिया किस तरह से ब्लड अगार का कलर चेंज हो रहा था वो मैं बताई थी आपको कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे बीटा हीमोलाइसिस देखने को मिलेगा। मैकोंकी अगार में पेल देखने को मिलेगा, मीन्स कि ये लैक्टोज पिंक जो रहते हैं लैक्टोज का फर्मेंटिंग करते हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया मैकोंकी अगार में जाएगा, मीन्स लैक्टोज का फर्मेंट नहीं करेगा, बेसिकली कलरलेस जैसा ही दिखेगा। मिल्क अगार में इसका स्ट्रॉन्ग पिगमेंट कॉलोनी देखने को मिलता है। तो ये आपको बस पढ़ना ही है, क्योंकि ये लैब वाले जब करते हैं और वही बता पाते हैं कि ये सारी चीज़ें अगर उनको मिल रही है, मीन्स कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है। जैसे किसी को नोजोकॉमियल इन्फेक्शन हो गया, वो गया हॉस्पिटल में, अब वो बोल रहा है
कि मुझे इन्फेक्शन है, तो अब डॉक्टर पता करेंगे कौन सा बैक्टीरिया की वजह से इसको नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन हुआ। तो ये सारे डायग्नोसिस करेंगे, तब उन्हें फाइनली अगर ये कैरेक्टरिस्टिक शो हो रहा है तो बोलेंगे डॉक्टर कि हाँ इसको स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है। नेक्स्ट आता है बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शन से भी आप जान पाओगे, जिसके लिए कैटालाइज टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा। तो वही स्लाइड पे बुलबुले दिखेंगे, तो कैटालाइज पॉजिटिव और एक ऑक्सीडेज निगेटिव। बेसिकली साइटोक्रोम जो एक एंजाइम आता है उसके वजह से वॉयलेट या फिर पर्पल कलर के शो होने लगती है, तो वो ध्यान रखने के लिए बस आप ध्यान रख लीजिएगा कि ये ऑक्सीडेज निगेटिव है। अभी तक कैटालाइज कोआगुलेज पॉजिटिव था और ऑक्सीडेज निगेटिव टाइप का ये बैक्टीरिया है, अगर आप ये टेस्ट परफॉर्म करते हो तो। ट्रीटमेंट जानना इंपॉर्टेंट है, हालांकि आपके सिलेबस में ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन कोई भी डिजीज अगर आप पढ़ते हो तो ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन नर्सिंग रूल आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक आप ध्यान रख लेना, पेनिसिलिन, साइक्लोसिलिन एंड वैनकोमाइसिन एक्सेट्रा, मतलब एक दो को आप चाहे तो याद कर लेना। प्रिवेंशन क्या है, कैसे आप प्रिवेंट करना सबसे, क्योंकि प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। तो हाइजेनिक हैबिट, इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड बाय हैंड एंड जो फूड आइटम्स है वो सारी चीज़ें जो हो रहा है उसको आप हैंड वॉश करवाओगे या फिर ये फूड आइटम को अच्छे से रखोगे ताकि वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस से टॉक्सिफिकेशन ना हो, टॉक्सिक उसका उसमें ना जाए।